हेलो एवरीवन। इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छा डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि जानेंगे आखिर इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट के निकाला उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलो स्टार बना के हेडिंग लिख लो। तो है बहुत काफ़ी मज़ेदार है, धीमे धीमे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत कुछ और भी बाकी चीज़ कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ जो पॉइंट्स लिखवाते जाना, नोट डाउन करते जाना, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और समझने के लिए भी बहुत सारे इसका कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखो, वो है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ अ डेफिनिट वैल्यू फॉर अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो, इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर अलग होगा तो के की वैल्यू भी अलग होगी। सेम रिएक्शन के लिए हर टेम्परेचर के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अगर देखो मान लेते हैं, जैसे H2 गैस और प्लस I2 गैस दोनों मिक्स हुई, रिवर्सिबल रिएक्शंस है, तो 2HIG। कन्फर्म। की वैल्यू तुम कैसे निकाल लोगे? HI जो मोलर कंसंट्रेशन H का है उसका स्क्वायर अपॉन H2 का मोलर कंसंट्रेशन और I2 का मोलर कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू आ जाती है 48। ये 48 पता है कितने टेम्परेचर पे है? जब हो 717 केल्विन। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर टेम्परेचर की वैल्यू तुम चेंज करोगे तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। याद रखना, ये ना सोचना कि हर टेम्परेचर के लिए 48 ही आएगी, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्योंकि बेसिकली तुम्हें अगर कुछ देखने को मिल रहा होगा तो आखिरकार जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जैसे हम बोलते हैं सी मोलर कंसंट्रेशन, वे क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और तुम सब जानते हो कि टेम्परेचर के मतलब वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हो जाती है टेम्परेचर के चेंज होने पे, इसलिए इतना थोड़ा ध्यान रखना। धीमे धीमे सारे क्लियर करेंगे। यहाँ तो सिर्फ हमने सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं माइंड में, ताकि चीज़ें याद रखोगे तो आगे जाके प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। एक साथ अगर यहीं सारा चीज़ बता देंगे तो शायद बहुत सारे डाउट्स भी हो जाएंगे और परेशान भी हो जाओगे। अपन का प्रोसेस होता है ऐसे, देखो हम ऐसे स्लोली कराते हैं। यहाँ हम तुम्हें इस मेथड से ले जाते हैं ऊपर तक, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि तुम्हें ऐसे उठा के यहाँ डायरेक्ट रख देना। नहीं, ये अपना ये नहीं है, क्योंकि ग्रोथ ऐसे धीमे धीमे ही ज़्यादा सही रहती है। धीमे धीमे सारा कठिन पढ़ेंगे, NCERT से लेके IIT तक लेवल का पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन लगवाएंगे। क्वेश्चन देखो, सेकंड लिखो, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये इतना ही है। जो भी ये लास्ट पॉइंट लिखा है ना मैंने, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस वाली चीज़ में बच्चों को काफ़ी दिक्कत आई होगी, इसलिए इसको हम लोग को नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के होता है ना, के वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है किसके? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। आखिरकार क्यों होता है वही हम तुम्हें बताने वाले हैं कि अगर ऐसा क्यों होता है इंडिपेंडेंट। देखो, आखिरकार जैसे मान लो हमने कोई भी जनरल रिएक्शन ले ली, जैसे देखो A + B गिव्स C + D, इसको हमने इतना मान लिया है। तो K की वैल्यू मोलर कंसंट्रेशन D एंड D, A एंड B। अब देखो इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझने वाली है कि आखिरकार ये जो यहाँ हमने वैल्यू लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन, ये पता कब की लेते हैं? जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो। कब की है? इक्विलिब्रियम आने के बाद, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया हो उस समय की ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। तो इसे ऐसे लिख सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश। उस समय की हमें मोलर कंसंट्रेशन लेना है जब इक्विलिब्रियम आ गया हो।
तो जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो गया हो तो उस समय इनिशियल क्या थी फाइनल क्या थी तुम्हें उससे मतलब नहीं है, तो मैं वो ही वैल्यू लेनी जो इक्विलिब्रियम पे हो। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब देखो तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी खास है, इसे लिखो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ बैकवर्ड रिएक्शन इज़ द इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो स्टार बना के लिखो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना के लिख लो। इसको समझाते हैं। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। इसको थोड़ा हम तुमको डिटेल में समझाते हैं, तब तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो सुनो, जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, इन दोनों से हमने रिवर्सिबल रिएक्शन है 2HI बना दिया है। कन्फर्म। के की वैल्यू हम निकालते हैं। के की वैल्यू हम सीधा सिंपल सा निकालते हैं। तो HI स्क्वायर अपॉन I2 और A, इसकी वैल्यू तुम्हें मिलती है 48। और 48 कितने पे? 7/7 केल्विन पे। इतनी बात कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या? हमने ले लिया है कि की वैल्यू 7/7 पे 48 आती है, अच्छी बात है। अब इसका रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? अगर इसको हम यहाँ फॉरवर्ड बोलते हैं तो इस वाले को बैकवर्ड बोलेंगे। तो बैकवर्ड देखो कैसे लिखते हैं, बैकवर्ड लिखेंगे हम सिंपल सा 2HI हो जाएगा H2 और प्लस I2 गैस। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या? पहली बार इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया है, तो यहाँ हम इसको बोलते हैं कि K डैश इक्वल टू I2। देखो H2 I2 अपॉन HI का होल स्क्वायर। कन्फर्म। देखो बेसिकली ये क्या है, ये है 1/K, क्योंकि इक्वल टू क्या आ रहा था, ये आ रहा था, तो इसका इन्वर्स क्या आएगा, ये आएगा। तो मतलब K डैश इक्वल टू 1/K। तो जब वैल्यू रखोगे तो 1/48 इक्वल टू आएगा 0.02। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं K फॉरवर्ड इक्वल टू 1/K, K बैकवर्ड। देखो डिवीज़न में जब कोई चीज़ चली जाती है तो हम लोगों को देर में याद होती है। मुझे तुम लोगों का नहीं पता, मुझे अपना था कि मैं तो बड़ी देर में याद होती थी, तो ऐसे लिखता था मैं K फॉरवर्ड K बैकवर्ड इक्वल टू 1। देखो FB 1 फॉरवर्ड बैकवर्ड 1। कन्फर्म। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 बॉयफ्रेंड, इसको ऐसे लिख लोगे ना, 1 बेस्ट फ्रेंड भी लिख लो, जो जिस तरीके से याद करना चाहो उस तरीके से सिंपल सा याद हो जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं, इतना ही उद्देश्य है। चौथा पॉइंट है, देखो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये लिख लो। ये पॉइंट तीसरा और चौथा जो पॉइंट है ना, इनको स्टार बना के ही लिखना। ये चीज़ें न्यूमेरिकल में ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे देखो यहाँ कुछ, देखो हमने बताया था हेल्स लॉ जब पढ़ा होगा उसमें तुमने देखा हो, रिएक्शन कोई रिएक्शन एक स्टेप में भी हो जाती है, वही रिएक्शन 2-3 स्टेप भी लेती है। जैसे मान लो तुमने देखा होगा कि ये देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिव्स NO2, एक तरीका ये है। एक तरीका ये पता क्या है, ये नाइट्रोजन है, सॉरी है हाइड्रोजन लिख दिया है। एक तरीका है कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स NO, NO प्लस O2 गिव्स क्या
NO2, ये दूसरा तरीका है। देखो दोनों में बेसिकली प्रोडक्ट एक ही आ रहा है, ये 2 स्टेप में हुई है, ये 1 स्टेप में हुई है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे अगर तुमने CO2 का ही फॉर्मेशन देखा हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 होता है, फिर एक दूसरा स्टेप होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO प्लस O2 गिव्स CO2। ऐसे ही कई रिएक्शन होते हैं, कई स्टेप में कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ स्टेप में हो, देखो तो हम बेसिक सी किस बात करते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया है N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम, और NO2 बैलेंसिंग कर लोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। K की वैल्यू आ जाएगी NO2 का स्क्वायर अपॉन N2 O2 का स्क्वायर। एक तरीका ये है अपने पास। अब देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। ये हमने फर्स्ट से करा है, दूसरे में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे फॉर्मेशन हुआ NO का, इसे बैलेंसिंग करेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और कुछ नहीं। फिर हमने NO और O2 जब इन दोनों को मिलाया तो इससे बनाया है NO2, इसे हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमें 2 यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे। ये दूसरा है। ये तो तुमने एक स्टेप वाला तो बहुत सिंपल सा हो जाता है, तो आसानी समझ में आ जाता है। जब कोई चीज़ नंबर ऑफ स्टेप में हो, पहले इस रिएक्शन को ले लो तो यहाँ K की वैल्यू क्या होगी, K इक्वल टू NO का स्क्वायर अपॉन N2 O2। कन्फर्म। इसका K1। अब इस वाली रिएक्शन को ले लो, K2 NO2 का स्क्वायर, NO का स्क्वायर और O2 A। अब तुम कहोगे कि आखिरकार इसका आंसर क्या आना चाहिए, मतलब हम इस ओवरऑल पूरी रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, K की वैल्यू निकालनी है। जो K होता है ना, K1 इंटू K2 होता है। चाहे तुम इस मेथड से निकालो K की वैल्यू, चाहे K1 इंटू K निकालो, दोनों की वैल्यू देखो ना तुम्हें मैच करती हुई दिखेंगी। ये तो हो गया मान लो, क्योंकि देखो बेसिकली आखिरकार K1 लिखो, K1 लिखोगे NO N2 O2, ये तुमने क्या लिखा, ये लिखा है तुमने K1। अब हम तुमसे K2 लिखो तो बेसिकली तुम क्या लिखोगे, NO2 का स्क्वायर अपॉन NO का स्क्वायर अपॉन O2। कन्फर्म। ये तुमने क्या लिख लिया है, ये तुमने रखा है K2। अगर हम देखो सुनो, अब क्या करो, देखो सिंपल सा कैंसिल आउट करो। इसकी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हुई कि नहीं हुई, तुम कहोगे हाँ। इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है, NO2 का स्क्वायर अपॉन NO2 का स्क्वायर N2 अपॉन O2 का स्क्वायर। देखो ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू सेम है कि नहीं, तो इसी को तुम K नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये रहा तुम्हारे पास। अगर कोई, ये तो दो स्टेप में हुई, अगर कोई जितने स्टेप में हो तो K की वैल्यू कुछ नहीं, सब के Q को मल्टीप्लाई करते जाना, और डॉट 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 करते जाना, सबको मल्टीप्लाई कर देना, सब कुछ हो जाएगा। आखिरी देखो, मुझे पता है कि 11th क्लास वाले बेसिकली एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं कैटलिस्ट, उसके बारे में हम लोग नहीं, मतलब 11th क्लास वाले बेसिकली नहीं जानते, सेल्फ स्टडी वाले तो बहुत ही कम जानते हैं। कोई अगर कहीं से कोचिंग वोचिंग ज्वाइन करे तो उसे थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन जो बेसिकली 11th क्लास से 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो वो लोग कैटलिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिरकार एक कैटलिस्ट होता क्या है। देखो कैटलिस्ट मतलब तुम समझ लो कि एक ऐसी चीज़ जो किसी की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दे। जैसे मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाता हूँ, बहुत सिंपल समझाऊँगा। बेसिकली तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हें यहाँ अब
अपने क्रश के घर जाना है। अगर तुम पैदल 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 जाओगे तो मान लो तुम्हें लगा 1 घंटा। मान लो तुम्हारा घर ए है। अगर मान लो तुम साइकिल से गए तो तुम्हें लगेगा मुश्किल, मान लो हमने मान लिया है 20 मिनट। अगर मान लो तुम बाइक से गए, किससे गए? बाइक से गए, तो तुम्हें लगेगा 10 मिनट। देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का हमने मान लिया 8 किलोमीटर, ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम पैदल गए तो 8 किलोमीटर था, अगर तुम साइकिल से गए तो 6 हो जाएगा। नहीं हुआ ना। आखिरकार पाथ तो उतना ही है, पहुंचना डिस्टेंस उतना ही है, कवर करना है कि नहीं। बस तुम्हारी स्पीड मतलब रेट बढ़ गई, मतलब तुम्हारी पहुंचने की टाइमिंग बढ़ गई है। लेकिन ये सब दूरियां, ऐसा नहीं हुआ है गर्लफ्रेंड का घर यहाँ शिफ्ट हो कि यहाँ जाएगा या फिर यहाँ चला जाएगा, कुछ नहीं हुआ ना। आखिरकार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। बेसिकली हमारी रेट चेंज होता है। कैटलिस्ट एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे जो तुम खाना खाते हो, देखो एक एंजाइम नाम सुनोगे, एंजाइम 11th में नहीं तो 12th में तो पूरा डिटेल में सुनोगे। एंजाइम मतलब केमिकल्स होते हैं जो तुम्हारे खाने को बहुत जल्दी पचा देते हैं। जो मान लो तुमने रोटी खाई है, अगर बॉडी के अंदर एंजाइम कैटलिस्ट ना हो तो शायद तुम्हारे इसी खाने को पचने में बहुत टाइम लगे। लेकिन जब तुम क्या करते हो कि वो एंजाइम मिक्स होते हैं पेट के अंदर, तो वही रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी कर देते, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी कन्वर्ट कर देते हैं और कुछ नहीं, मतलब स्पीड बढ़ा देते हैं। बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चाहे तुम उसमें कैटलिस्ट डालो या ना डालो। बस कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन स्लो या फास्ट हो सकती है। मतलब बेसिकली कैटलिस्ट को जब बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि वो तुम्हारी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। बस इतनी तुम्हारी बेसिकली तुम्हारे क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक थी। यहाँ तक काफ़ी मज़ा आया होगा। एक चलो बात याद आ रही है तो मैं बताता जाता हूँ कि जैसे देखो तुमने एक नाम सुन रहा होगा मोलर कंसंट्रेशन। चलो इसे थोड़ा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो मोलर कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कन्फर्म? अगर हम तुमसे पूछें कि मोलरिटी जो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, तुम ये बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसे तुम एम से रिप्रेजेंट करते हो। तो तुम्हें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक सी है? थोड़ा दिमाग लगाओ। बहुत एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें से आईआईटी क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे देखो, जैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार देते हैं, इससे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम होते हैं। ट्रिपल स्टार भी दे सकते हैं। देखो सिंपल सा, जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लो SA2 O2 गिव्स SO3। इसे तुम बैलेंसिंग करोगे 2 यहाँ हो जाएगा और 2 यहाँ हो जाएगा। ये बेसिकली सब गैस में है, गैस और गैस। तो तुम Kp की वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू चलो मान के दे दी है 2.5 × 10⁻10। ये तुम्हें गिवन है। अब तुमसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होगा कि SO2 गैस में ही है प्लस O2 हाफ मॉलिक्यूल्स अपॉन SO3 गैस। इसमें तुम Kp की वैल्यू पता लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, याद रखना। आईआईटी में, जेईई मेंस में, नीट में आते रहते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो इसका नाम बोल देते हैं Kp1, मतलब इसकी वैल्यू लगाना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूरा हम कराते हैं। देखो सुनो, तुमने क्या डाल दिया है, देखो इस चीज़ को बहुत ढंग से समझना ताकि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो सुनो, हमने मान लिया है कि 2SO2 प्लस O2 2SO3
और के पी की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻10। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो बेसिकली तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी, SO2 O2/2 और ASO3। और तुम्हें दूसरे के पी हमने इसका बोल दिया है KP डैश, इसकी वैल्यू निकालनी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम आखिरकार इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके साथ 1/2 से क्या किया गया, मल्टीप्लिकेशन। जब तुम इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब बेसिकली यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो भी दिमाग में सेट कर लेना, तो ये वाली इक्वेशन ऐसा करोगे तो घूम फिर के देखना ए आ जाएगी। तो के पी डैश की तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारे पास के पी की वैल्यू है उसमें 1/2 लिख दो, कन्फर्म। अगर ये इक्वेशन जैसे मान लो 2SO2 है, O2 है, गिब्स 2SO3 है, कन्फर्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्या कर दिया हमने 3 से, तो क्या हो जाएगा 6SO2 3O2 गिव्स 6SO3। ये आया कि नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, के पी की जो डैश की जो वैल्यू निकालोगे वो के पी जो इसके लिए दी रखी थी, इसके लिए के पी थी ना, इसकी कुछ नहीं, तुम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर वही तुम्हें देखने को मिलेगा। इतनी चीज़ कन्फर्म हो गई। चलो इसी क्वेश्चन को और घुमा के करते हैं। अगर मान लो तुम्हें रिएक्शन दी गई SO3 SO2 प्लस O2, यहाँ हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब तुम यहाँ के पी आखिरकार एक कौन सी रिवर्सिबल हो गई कि नहीं, तुम के पी रिवर्सिबल मान लो, तुम यहाँ डबल डैश दे देते हैं, इक्वल टू क्या होगा 1/KP। 1/KP मतलब 2.5 इंटू 10⁻10। अगर इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख देते हैं, SO3 गिव्स SO2 और हाफ O2। इसी की तो मान लो क्या निकालना है, इसकी वैल्यू, तो KP मान लो इसे हम ट्रिपल डैश दे देते हैं। क्या करना है, रिवर्सिबल में गई है 1/KP, और आखिरकार ये पूरी इक्वेशन कितने से डिवाइड कर गई, 1/2 से डिवाइड कर गई है, तो यहाँ 1/2। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या, ऐसे ही इसमें प्रैक्टिस करोगे थोड़ा थोड़ा ब्रॉडली दिमाग में आ रहा होगा। जो भी हाल हम पढ़े हैं उसी को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कोई भी चीज़ रटे, उसे हर चीज़ लॉजिकली पता होना चाहिए। तो वही लॉजिकली बात करने के लिए चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे देखो, मान लो कि H2 है, AB गैस है, I2 है, AB गैस है, इससे फॉर्मेशन हो रहा क्या है 2HI, बैलेंसिंग करके हो गया है। तो के की वैल्यू हम कैसे निकालें, के इक्वल टू HI का स्क्वायर अपॉन H2 अपॉन I2। इसकी हम मान लेते हैं x, जनरल वैल्यू मान ली, जैसे x तुम कुछ भी मान सकते हो, जैसे मान लो तुमने मान ली 10 20 जो भी मान लो, एक सिंपल से मान लेते हैं। अब मान लो इसको तुम किस किस तरीके से लिख सकते हो, हमने जैसे मान लिया है कि 1/2 H2 लिख दिया है और प्लस 1/2 H2 लिख दिया, और एक सब गैस में है। अब गैस ना लिखें तो भी तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, और ये HI हो जाएगा। जब 1/2 से पूरी इक्वेशन को तुम करोगे तो हो जाएगा सिंपल से, मतलब अभी यहाँ 2 मोल्स थे, यहाँ 1 मोल्स हो गए हैं बस। तो मान लो K1 की वैल्यू तुम पता कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि HI H2 1/2 सॉरी I2 है यहाँ, और I2 1/2। तो वैसे बेसिकली तुम्हारे पास क्या है, K1 की वैल्यू जो है वो है HI और H2 और I2 1/2। यहाँ तक शायद तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब इस K1 की वैल्यू और जो तुम Ka निकाल चुके हो, HI स्क्वायर अपॉन H2 I2,
इसमें और तुम्हें इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो इस्टेब्लिश करना है। मेन उद्देश्य हमारे यही है। इस रिलेशनशिप को हम कैसे बनाएंगे, देखो हम क्या करेंगे कि ये वाली चीज़ पकड़ेंगे, यहाँ लेके आएंगे K1 इक्वल टू HI H2 I2। इस पूरे के से 1/2 हम निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 1/2 निकालना होगा तुम्हें यहाँ 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। जैसे देखो x स्क्वायर अपॉन 2 ये x के बराबर ही होता है। तो अगर मान लो XI लिखा है तो हम HI 2 मतलब स्क्वायर और 1/2 दोनों का मतलब एक ही होता है। 11th क्लास में आगा थोड़ा तो ग्रो अप होना ही पड़ेगा। तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसकी एक किसके बराबर है, जैसे तुम देखोगे इसके बराबर है। और ये वाली चीज़ किसके बराबर, इसके बराबर है। तो K1 इज इक्वल टू K स्क्वायर और K की वैल्यू हम x मान के चले थे। तो K1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 1/2। और डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो हमने क्या दिया है, H2 गैस, I2 गैस और 2HI। मान लो हमने क्या किया, इसे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3H2 गैस, I2 गैस, 6HI। अब इसका देखो यहाँ 2 मोल्स थे, यहाँ 6 मोल थे, सिर्फ इतना मतलब है। तो हमने क्या किया, इतना हमने पूरा कर लिया है। K2 की जैसे मान लो K2 बोल देते हैं, क्या निकालोगे, पावर 6 H2 की पावर 3 I2 की पावर भी 3। हमें जो तुम्हारे पास पहले से है इसमें और इसमें एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो पता हम क्या करेंगे, हम जो 3 है ना उसको बाहर निकाल लेंगे। तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI, जैसे ये 3 निकाल लोगे, तुम 3 भी निकाल सकते हो, 6 भी निकाल सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो निकाल लो है। तो 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, H2 I2 ओवरऑल इसका 3 बाहर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि HI स्क्वायर H2 I2 और 3 बाहर। अब जैसे देखो ये वाली चीज़ और ये दोनों चीज़ बराबर हैं। तो K2 इक्वल टू हो जाएगा K की पावर 3 और K इक्वल टू क्या होता है, X। तो K2 इक्वल टू हो जाएगा X की पावर 3। तो यही चीज़ हमने सिंपली तरीके से बोला था कि जो भी जिस चीज़ से तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो वही तुम्हें पावर लगा देनी है वहाँ। अगर मान लो इस इक्वेशन को तुम 5 से डिवाइड करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, K3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की पावर 5। इतना सा सिंपल सा दिक्कत है। और K की वैल्यू से मान लो तुम्हें पहले से दी रखी होगी 6 है, तो 6 की पावर 5। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान तरीके से हो जाएगा। IIT में पूछ लिया जाता है ज़्यादातर, JEE मेन से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तक बताओ कितना मज़ा आया है।